हेलो गाइस, मैं पूरन देवांगन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करने वाले हैं, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्योंकि दोस्तों, जितना आप एनालिसिस करके एग्जाम में जाएंगे उतना ही फायदेमंद आपके लिए होगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चंस। मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एकदम आसानी से इस चीज़ों को समझाने वाला हूं, देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा। जैक एक पोशाक 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके लाभ हानि वाले चैप्टर, प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर से लिया गया है। तो बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। 1440 रुपये में बेचता है, दैट मीन सेलिंग प्राइस एसपी उसका है 1440 रुपये। क्लियर। अब प्रश्न ने कहा है 20% लाभ होता है, प्रॉफिट उसका कितने परसेंट है? 20% है। प्रॉफिट कितने परसेंट है? 20% है। प्रश्न ने कहा है सीपी, पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पोशाक का क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सीपी बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? सीपी बराबर होता है, ध्यान से देखते रहिए, एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस परसेंट। अब यहाँ पे प्लस माइनस परसेंट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जब प्रश्न में लाभ बोलेगा तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और हानि बोलेगा तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक फार्मूला है। अब इसको याद रखना कैसे है? तो सीपी याद करते समय 100 को ऊपर लेके हल किया जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। जोड़ना घटाना सब कहाँ होता है? नीचे। तो सीपी याद करते समय 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी भी सीपी निकालने में आपको गलती नहीं होगी। तो देखिए, ध्यान से समझिए। 1400 आपका एसपी कितना है? 1440। तो 1440 गुणा 100 बटे 100 प्लस क्यों चिन्ह प्रयोग किया हो? क्योंकि प्रश्न में क्या दिया है? लाभ दिया है। तो ये हो जाएगा 20। 1440 गुणा 100 बटे 120। 0 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 12 144। तो 12 गुणित कितना बचा? 100। तो ये हो जाएगा टोटल 1200। तो वस्तु का सीपी जो है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 1200 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक करो और बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। देखिए साथियों, सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो आपके सीआई चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। ध्यान से समझिए। यदि जानवी 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी है? अदा की जाने वाली, दैट मीन्स मिश्र धन पूछ रहा है। हो जाएगा, हो जाता है, अदा किया, चुका दिया, ये सभी शब्द किस में आते हैं? मिश्र धन में आते हैं, आपके टोटल अमाउंट में आते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर आपको निकालना है टोटल अमाउंट। क्लियर है? क्या निकालना है? टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट ए इक्वल टू क्या होगा? सी आई, ऐसे लिख दीजिए, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, यही होगा। तो आपको क्या करना है? ब्याज निकालना पड़ेगा, उसमें क्या करना है? मूलधन को जोड़ देना है, तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ब्याज हमको निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज जल्दी से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आइए जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए, ध्यान समझिएगा। उधार कितना लिया? 1,25,000 रुपये लिया। अभी हम सीआई काउंट कर रहे हैं ना, ये बात का प्रोसेस है। अभी हम सीआई काउंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1,25,000 रुपये क्या है? आपका मूलधन है, जिसका क्या करना है? 8% की दर से प्रति वर्ष आपको लगना है ब्याज की दर। क्लियर है? कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का ब्याज है। ध्यान से समझते रहिए, बहुत आसान है। तो पहला वर्ष ब्याज जो होगा वो प्रत्येक वर्ष उतना ही होगा। उसके बाद उस ब्याज में ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का क्या फार्मूला होता है? ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? तो जो प्रथम वर्ष ब्याज मिलेगा वो हर वर्ष रहेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते चले जाएगा वैसे वैसे जो प्रथम वर्ष का ब्याज है उसमें भी और ब्याज लगते हुए ऐड होते चले जाएगा वो। क्लियर है? तो प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर में क्या होगा? ध्यान से समझिए। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर होगा और सेकंड ईयर में यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट ईयर में ब्याज कितना हुआ? 1,25,000 रुपये का 8% की दर से, 1,25,000 रुपये का 8% की दर से कितना होगा? 10,000 रुपये ब्याज होगा। कितना ब्याज होगा? 10,000 रुपये ब्याज होगा। तो 10,000 रुपये ब्याज सेकंड ईयर भी होगा, लेकिन सेकेंड ईयर क्या होगा? 10,000 का 8% और एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक। तो सेकेंड ईयर में ब्याज कितना हो जाएगा? 10,000 का 8% कितना हो जाएगा? 800 रुपये।
कितना हो जाएगा 800 रुपये। अब टोटल ब्याज हो गया 10,000 और सेकंड ईयर में 10,800। तो ये हो जाएगा टोटल ब्याज हमारा, कुल ब्याज हो जाएगा हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 10,000 पहले वर्ष का और सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 10,800। चलिए जल्दी से लिख देते हैं, आंसर ले लेते हैं। ये हो गया 10,000 पहले वर्ष का, 10,800 दूसरे वर्ष का, तो ये हो जाएगा 20,800 आपका टोटल ब्याज हो जाएगा। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या पूछा है? अदा की जाने वाली राशि, दैट मीन्स आपको पूछा है ए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपने निकाल लिया 20,800 और मूलधन है 1,25,000, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा 125,000 प्लस 208,000। ठीक, इसको जोड़ दीजिए 145,800, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हुई? जल्दी से वीडियो फटाफट लाइक कर दिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है पी क्यू आर, यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है तथा कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री हो तो पी आर ज्ञात कीजिए। कोण पी क्यू आर दैट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल है, तब की स्थिति में पी आर का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये है हमारा लंब जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं इंग्लिश में, ये है हमारा आधार जिसको बेस कहते हैं इंग्लिश में, और ये है हमारा कर्ण जिसको हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इंग्लिश में लिखेंगे तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इस फार्मूला में फुलफिल करेंगे डाटा को। देखिए इसको नामकरण में कैसे लिखेंगे, देखिए प्रश्न ने बोला है पी क्यू, अब पी क्यू का वैल्यू क्या है लंब, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा ना। इस फार्मूला आपके डायग्राम से देखेंगे तो लंब आधार और जो कर्ण है वो यही होगा। क्लियर है। अब इसका वैल्यू आपको दिया गया है प्रश्न में, तो ये ट्रिप्लिकेट रूल में भी आता है। इसको बताऊंगा मैं ट्रिप्लिकेट रूल क्या होता है, जो आपको आसान होगा किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए भुजा या साइड्स के मान निकालने के लिए। क्लियर है ना, तो बने रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। पी आर का मान निकालना है आपको। पी क्यू बराबर दिया 6, 6 का वर्ग, क्यू आर बराबर दिया है 8, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। पी आर का वर्ग आपको निकालना है ना। पी आर का मान निकालेंगे तो वर्ग पक्षांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। तो आगे आपका आंसर क्या आएगा 10। तो पी आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। 10 ऑप्शन कौन सा दे रहा है, सी दे रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी आपके त्रिकोणमिति का है रहने को, लेकिन समकोण त्रिभुज से लिया गया है। ठीक है, त्रिकोणमिति दैट मीन्स समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो ये जो है वो आपका समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन था। क्लियर हुआ? आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब ट्रिप्लिकेट रूल क्या होता है आइए हम जल्दी से समझा देते हैं आपको। तो देखिए यदि लंब और आधार, इसको याद कर लीजिएगा है ना, बहुत आसान होता है, और ये कर्ण है। ठीक, लंब और आधार का वैल्यू मालूम हो तो कर्ण का वैल्यू आपको ट्रिप्लिकेट रूल से जल्दी से निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। ऐसे हल देखिए हमने देखा 6 और 8, तो आंसर ले लेना है 10, बिना सॉल्व किए आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो ये ट्रिप्लिकेट रूल आप याद रखिएगा। ठीक है, तो लंब अगर आपका 3 हो, आधार 4 हो तो कर्ण हो जाएगा 5। क्लियर है। वही अगर लंब 6 हो, आधार 8 हो तो कर्ण हो जाएगा 10। ये चीज़ आपको इस प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ये समकोण त्रिभुज के लिए ट्रिप्लिकेट रूल लागू होता है, किसी अन्य त्रिभुज के लिए नहीं लागू होगा, है ना, ध्यान रखिएगा। क्लियर, ये 3, 4 तो कर्ण कितना होगा 5, 6, 8 तो कर्ण कितना होगा 10। क्लियर, आगे और देखेंगे तो इसमें आएगा 12, 16 तो ये आ जाएगा 20, 24, 7 तो ये आ जाएगा 25, 12, 5, 13। तो ये हो गया आपका कुछ मुख्य जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं इन्हीं कहीं से। तो ये आपको पूछ दिया था, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। तो आप 5 ट्रिप्लिकेट रूल को याद रखें, और बहुत सारे होते हैं, उसको क्या कर लीजिए आप इस वाले फार्मूला से लगा के निकाल लीजिएगा। क्लियर है ना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो समय दूरी वाले एक चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है समय दूरी वाले चैप्टर से, और अधिकतर औसत चाल को ही पूछा जाता है। तो जल्दी से देख लेंगे, आइए चलिए समझते हैं। एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसके द्वारा औसत चाल कितनी होगी, ये प्रश्न ने आपको आसानी से पूछा है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, औसत चाल निकालने के 2-3 फार्मूला है, बट यहाँ पर दूरी समान हो तो अलग फार्मूला होता है, दूरी समान ना हो तो अलग फार्मूला लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न में बोला है 8 किलोमीटर की दूरी और 4 किलोमीटर की दूरी, दूरी क्या है, अलग अलग है। क्लियर है? तो दूरी जब अलग अलग होगा तो औसत चाल जो होगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये होगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है? अब दूरी तो आपको प्रश्न में दिया है 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, बट क्या समय आपको प्रश्न में दिया? नहीं। तो आप क्या कीजिएगा, समय निकालिएगा। तो समय बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फार्मूला में आपको लगा के जल्दी से आंसर निकालना होगा। तो चलिए निकाल देते हैं कि समय कितना हुआ। तो समय देखिए आपका, दूरी क्या है इस कंडीशन में, 8 किलोमीटर है और चाल है 15, सबको एक साथ निकाल रहा हूँ ना, कुल समय। ठीक है? और यहाँ पर 4 किलोमीटर है और चाल है आपका 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम कितना होगा, 60। तो 15 चौक 60, 8 चौक 32, 20 तिया 60, 4 तिया 12, 32 और 12 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 44/60। क्लियर? इसको हम यहाँ पर रखेंगे जब आपका औसत चाल निकालना होगा। तो क्लियर? अब चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक? तो कुल दूरी क्या होगा, तो पहला दूरी 8 है और दूसरा दूरी 4, तो कुल दूरी हो गया। अब कुल समय 44/60। ठीक? इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर मिल जाएगा। 60 कहाँ जाएगा, ऊपर। 8 और 4 12 गुणित 60/44। 4 के पहाड़ा से कट रहा है क्या, 4 1 4 तिया 12 और 4 11 44। 60 गुणित 3, 60 तिया 180/11। चलो अब फटाफट इसको पहाड़ा पढ़ के आंसर निकाल देते हैं। तो 11 एक कम 11, बचा हमारे पास कितना, 7। 11 छक्के 66, बचा हमारे पास कितना, 4। 11 तिया 33, बचा हमारे पास कितना, 7। 11 छक्के 66, तो 16.36। कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जल्दी से आंसर कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, अगर दूरी समान नहीं होगा, दूरी समान होगा, ये तो दूरी समान नहीं वाला क्वेश्चन है जिसमें औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय से निकालते हैं। बट जिसमें दूरी समान हो और 2 चाल दिया हो, तो आप उस फार्मूला को जानते होंगे, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy/x + y। तो यहां पर ये फुलफिल नहीं होगा इस प्रश्न में, है ना, क्योंकि दूरी अलग अलग है। ये जो आप फार्मूला जान रहे हैं वो दूरी समान वाले जो औसत चाल है उसके लिए निकाला जाता है। क्लियर है? जिसमें दूरी समान हो उसके लिए निकाला जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत स्टडी किए हैं तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि 3x + 0.04x = 0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको कोई क्वेश्चन जो दिया है 3x + 0.04x = 0.608, दशमलव भिन्न वाले चैप्टर से लिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा ना। देखिए दोनों में x का जो पावर है वो क्या है, दोनों का समान है, तो हम इसको आसानी से जोड़ना और घटाना की प्रक्रिया कर सकते हैं। जो भी चिन्ह दिया होगा, यहाँ पर क्या चिन्ह दिया, प्लस, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3.04x, x जो होगा सब में हो जाएगा। क्लियर? बराबर 0.608। x का जो वैल्यू आएगा 0.608 डिवाइडेड बाई 3.04। आई होप दोस्तों क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको कटाना होगा, तो कटाने के लिए दशमलव का वैल्यू दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना पड़ेगा। अगर बराबर नहीं होगा तो फिर आपको भाग देने में कठिनाई हो जाएगी। क्लियर है? तो आप क्या कर लीजिए, दशमलव को मैनेज कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये दशमलव देखिए ध्यान से समझिए, ये दशमलव को आपको कहाँ करना है, सामने ले जाना है। तभी तो ये देखो ऊपर कितने अंक वाला दशमलव है, 3 अंक वाला दशमलव है। या एक काम कीजिए, दशमलव हटा लीजिए फिर भाग दे दीजिए। चलो दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाने की जो प्रक्रिया है मैं आपको एक वीडियो बनाया हूं, उसमें आप जाकर जल्दी से देख सकते हैं। ठीक है? पूरा डिटेल उसमें बताया गया है कि कैसे दशमलव हटता है। ठीक? डेसिमल फ्रैक्शन नामक एक चैप्टर है, उसमें आपको दिया गया है। तो आई बटन को क्लिक करके आप वहां से देख लीजिएगा। क्लियर? इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। ओके, तो देखिए दशमलव जब हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, दशमलव हटाते हैं तो अंश का दशमलव हर में लगाकर 0 लगाकर रखा जाता है, और हर का दशमलव हटाएंगे तो अंश में 0 लगाकर रखा जाएगा। लाइक दैट, अंश का दशमलव स्थान 3 है, उसको हटाऊंगा तो हर में 3 0 लगाकर उसको रखूंगा। हर में दशमलव स्थान कितने हैं, 2 स्थान है, तो उसको अंश में 2 0 लगाकर
हटाया जाएगा। तो ये हटा दिया हमने, इसके लिए 3 जीरो हर में लगा दिया, इसके लिए 3 जीरो अंश में लगा दिया। क्लियर। अब ये 0 0 कट गया, अब बचा क्या 608 बटे 304 गुणा 10, यही तो बचा। ऊपर में 1 बचा, नीचे में 10 बचा, तो उसको गुणा कर दिए 10 हो गया। क्लियर। अब देखिए भाग दीजिए, 608 को 304 से भाग देंगे कितना आएगा 2 बटे 10। तो आंसर निकालेंगे तो 0.2, क्योंकि 0.1 अंक है तो यहाँ पर 2 के ठीक पहले क्या लगेगा दशमलव चिन्ह लगेगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका इजीली आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलिए साथियों, हमारा अगला जो क्वेश्चन है ध्यान समझिए। 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, और 2 अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस क्वेश्चन में आता है, लेकिन कभी कभी ये आपके संख्या पर आधारित प्रश्न में भी रखा जाता है। क्लियर है। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपके प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है उनसे लिया जाता है। क्लियर। तो चलिए जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। कुल कितने लोग हैं? बहुत आसान है, एकदम ध्यान से एक बार समझिए, समझ में आ जाएगा पूरा पूरा। कुल 50 लोग हैं। ठीक है। बाएं से कितने लोग लिखते हैं? 18 लोग। और दाएं से लिखने वाले कितने लोग हैं? 26 लोग। लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं दोनों हाथों से लिखते हैं, दोनों हाथ से लिखते हैं। तो दोनों हाथ से कितने लोग लिखते हैं? 2 लोग लिखते हैं। क्लियर हो रही बात है। देखिए बहुत आसान है। आपका NA बाएं हाथ वाला 18 और NB आपके 26 और NA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2। इंटरसेक्शन दैट मीन्स उभयनिष्ठ। कितने लोग उभयनिष्ठ हैं? 18 लोग लिख सकते हैं बाएं तरफ से, 26 लोग लिख सकते हैं दाएं तरफ से, और दोनों तरफ से जो लिख सकते हैं वो क्या है आपके 2 लोग हैं। अब ध्यान से समझो, दोनों तरफ से जो लिख सकता है तो वो बायां में अगर मैं काउंट करना रहेगा तो जरूर करूंगा कि नहीं? क्योंकि देखो मैं दोनों हाथ से लिखता हूं तो बायां हाथ से लिखने वाले अगर आएगा बात तो उस व्यक्ति को भी काउंट करना होगा। तो ये जो 2 है वो इन दोनों में इंक्लूडेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो हम पहले ये निकालते हैं कि कितने लोग लिख सकते हैं टोटल। कुल दिया है 50, लेकिन वो ये नहीं बोला है कि 50 के 50 लिखते हैं ना। 50 लोगों का आंकड़ा है जिसमें ये डाटा आपको दिया गया है। 18 लोग बाएं से, 26 लोग दाएं से और 2 लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो हम पहले निकालते हैं कुल कितने लोग लिख सकते हैं। कुल लिखने वाले व्यक्ति, उसको हम क्या कर देंगे कुल व्यक्ति से, या कुल को हटा देते हैं। लिखने वाले व्यक्ति निकालते हैं, कुल से घटा देंगे तो जो नहीं लिखता वो पता चल जाएगा। तो लिखने वाले व्यक्ति क्या होगा ध्यान समझो, फार्मूला लगता है NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। क्योंकि देखो ये जो 2 है वो इन दोनों में मौजूद है, इसलिए उसको घटाना पड़ता है। तो NA कितना आया है 18, NB आया है 26 माइनस 2, कितना हो जाएगा 18 और 26 आपका 44 माइनस 2 42। तो लिखने वाले व्यक्ति कितने हैं 42 लोग हैं, और प्रश्न में कुल कितने हैं 50। तो नहीं लिखने वाले कितने हो जाएंगे? नहीं लिखने वाले आपको आप समझ में आ गया होगा 50 लोग हैं जिसमें से 42 लोग लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर हो कितना आ जाएगा 8 लोग आ जाएंगे। तो 8 लोग ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं, उसी को प्रश्न ने पूछा है जो लिख नहीं सकते। तो कितने लोग लिख नहीं सकते? 8 लोग। तो ऑप्शन ए आपका आसानी से आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा प्रश्न में बदलाव है, पैटर्न सेम है क्वेश्चन का। तो चलिए जल्दी से हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। कितने लोग हैं? 54 लोग हैं जिसमें से 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको प्रश्न में पूछा गया है दूध व चाय दोनों पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कुल आपको कितना दिया है 54 लोग, कुल व्यक्ति है 54%, जिसमें से दूध पीने वाले कितने हैं आपके 24 और चाय पीने वाले कितने हैं आपके 28, और जो कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं वाले, वो कितने लोग हैं 8 लोग हैं। क्लियर। तो एक काम करते हैं हम, कुल 54 लोग हैं जिसमें से 8 लोग कुछ नहीं पीते, उसको घटा देते हैं, बाकी लोग हैं वो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो पीने वाले व्यक्ति, अब क्या पीने वाले व्यक्ति भाई? दूध और चाय पीने वाले व्यक्ति। क्लियर है ना। तो आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए यहां से कि पीने वाले व्यक्ति दैट मीन्स दूध और चाय पीने वाले व्यक्ति। तो पीने वाले व्यक्ति दैट मीन्स कुल 54 में 8 लोग नहीं पीते, तो हो जाएगा आपका कितना 46% है जो कुछ ना कुछ पीते हैं, दैट मीन्स चाय और दूध। क्लियर। अब प्रश्न ने आगे बोला है दूध पीने वाले 24, चाय पीने वाले 28। तो देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सीखा वो हमारा क्या था? NA यूनियन B संघ को दर्शाएगा बराबर NA + NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। यही चीजें तो मैंने बताया। तो प्रश्न में देखिए दोनों पीने वाले को पूछा है, तो ये
ए यूनियन बी, दैट मीन्स दोनों कॉमन चीज को पूछा है। क्लियर? तो देखिए हमारा जो यूनियन है वो 46 में बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको 54 जो दिया है वो आपको डाटा कुल में दिया है, लेकिन उसमें प्रश्न ने बोल दिया 8 लोग कुछ नहीं पीते, दैट मीन्स जो यूनियन बनेगा फार्मूला का वो 46 में बनेगा। क्लियर? तो ये एन ए यूनियन बी इक्वल टू 46 कुल जो पीने वाले हैं, क्योंकि हम आंकड़ा पीने वाले का रख रहे हैं, कुछ ना कुछ वो पीता है, दूध या फिर चाय। तो एन ए दूध वाले कितने हैं 24 और चाय वाले कितने हैं 28 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसी को पूछा है जो दोनों पीते हैं, क्योंकि कॉमन है ये दोनों पीने वाले, दैट मीन्स कॉमन। क्लियर है ना? इसको घटा दीजिए आंसर मिल जाएगा। तो 46 माइनस दोनों को जोड़ के घटा रहा हूँ ना, तो 28 और आपके इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 को 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो 46 में 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो कितना जाएगा 6। दैट मीन्स यही आपका क्या है आंसर है, दोनों पीने वाले, दोनों पीने वाले कितने हो जाएंगे आंसर 6। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए भाई, धक्का-धक लाइक और शेयर जरूर करते रहिए और मुझे आप मोटिवेट करते रहिए कि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर सामने आते रहूं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। हम पूरा एमडीएच मसाला के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है आपके मिश्र समानुपात से लिया गया है, तो ध्यान से देखते रहिए कैसे बनाते हैं जल्दी से। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने पड़ेंगे? तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ये एक सेंटेंस का है इसलिए एमडीएच 1 बोलते हैं। दूसरा एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, ये दूसरा सेंटेंस का है तो एमडीएच अपॉन डब्ल्यू 2 कहते हैं। दूसरा सेंटेंस होगा उसको इधर रखेंगे, पहला सेंटेंस होगा उसको इधर रखेंगे। चलिए कार्य जो करेगा वो होगा हमारा एम, जितने दिन में करेगा डी, और जितने आवर करेगा प्रत्येक दिन में वो होगा एच, और डब्ल्यू जो होगा वो कार्य होगा, जो कार्य संपन्न होगा। जैसे यहाँ पर एक पुस्तक को पूरा पढ़ना है तो W1 जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो 7 पेज प्रतिदिन पढ़ना है तो कार्य आपका एक पुस्तक का है, लेकिन उसमें कितना पेज एफर्ट हो रहा है 7 पेज पढ़ रहा है, तो आपका जो मैन है वो कितना पेज पढ़ रहा है 7 पेज। तो यहाँ पर m इक्वल टू 7 कितने दिन लगाता है 40 दिन लगाता है। कितने घंटे पढ़ता है नहीं बताया, सेंटेंस यहाँ तक है, इसमें कितने घंटे पढ़ता है नहीं बताया। कितने बुक को, एक बुक को बोला है प्रश्न ने, एक पुस्तक। आगे बोला है यदि पुस्तक 8 दिन में पढ़नी हो, दैट मीन्स W जो है पुस्तक वही इसी को पढ़ना है, कितने दिन में पढ़ना है, D2 जो होगा वो 8 दिन में पढ़ना हो तो कितने पेज प्रतिदिन पढ़ने होंगे। तो नहीं जानते भाई, m का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, तो m जो होगा हो जाएगा 7 पंचे 35। तो जो मैन है वो कितने दिन लगाएगा उसको पढ़ने में 35 दिन लगाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के समझ में आ रहा होगा, साधारण व्यास से लिया गया है। देखिए ध्यान दीजिए कैसे बनाते हैं जल्दी से, आइए समझते हैं। कितने समय में 8,750 रुपए का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां होगा। साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 6/25वां होगा, कितने समय में 8% की दर पर यह पूछा है। तो आपका SI क्या बोला है मूलधन का, दैट मीन्स 8750 का 6/25वां भाग हो जाता है। कितने समय में बात की बात है, लेकिन जितना भी समय होगा उसका 6/25वां भाग हो जाएगा। दैट मीन्स मूलधन दिया है तो हम यहाँ से SI फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलो भाग दे देते हैं और आंसर ले लेते हैं। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 350 बार में जाएगा। क्लियर है ना? 25 का पढ़ना बहुत आसान है। 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य, यहाँ से लाई 3, 6 तिया 18 और 3 21। तो SI जो है हमारा कितना आ गया 2100 आ गया। यहाँ तक क्लियर? आपको R कितना दिया है 8% वार्षिक, और आपको P कितना दिया है 8750 रुपए। P मतलब मूलधन है ना। तो प्रश्न ने पूछा है समय, तो SI बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, PRT अपॉन 100, यही होता है। तो T निकालना चाहेंगे तो T बराबर SI इंटू 100 अपॉन PR। इसको याद रखना भाई, बहुत आसान है ना। रख देते हैं वैल्यू। चलो SI कितना आया है 2100 गुणा 100। P का वैल्यू कितना है देखो 8750 गुणा हो जाएगा आपका कितना है, R कितना है 8। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? अब चलिए जो कटेगा कटाएंगे, नहीं कटेगा कोई ज़बरदस्ती नहीं करना है ना। 0 0 कटा देते हैं। क्लियर? 25 चौक 100, अभी 25 से काटे ना 875 को, तो 25 तिया 75, 25 पंचे 125। क्लियर हुआ? अब चलो 35 के पहाड़ा से कोई और कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो ये आ गया 210/35 दूनी 70, 70 में से 0 और 210 में से 0 कट गया, 21 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3 वर्ष आएगा। तो
तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 3 वर्ष। ये रहा आपका ऑप्शन ए। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो धकाधक और फटाफट लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो एकदम ऐसे करो जैसे गर्दा उड़ जाए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 तथा y इक्वल टू 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर से लिया गया है, एकदम आसान। ठीक, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, क्लियर। इसको हल कर दीजिए, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, इधर वर्ग लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 625। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। अब प्रश्न में बोला है y बराबर 2x, y बराबर क्या रख देते हैं 2x, y इक्वल टू 2x। इसको पुटअप करूंगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 625। 2x स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि 2x का वर्ग है, क्लियर। तो 4 और 1 5x। देखिए दोनों जोड़ क्यों रहा है, क्योंकि दोनों का x का जो पावर वैल्यू है वो क्या हो रहा है, समान हो रहा है, इसीलिए जोड़ रहा है। अगर अलग अलग होता तो जोड़ मत देना, ठीक। 4 और 1 5x स्क्वायर बराबर 625। 5 1 कम 5, 5 125 हम 625। एक्स स्क्वायर बराबर 125, तो x बराबर रूट में 125 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। तो ऐसे निकालते हैं क्वेश्चन जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक बस 1 घंटे में 12/2/5 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, या 2/3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके समय दूरी से लिया गया है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए। 2 सेंटेंस आपको दिए गए हैं, उसमें समान क्या हो रही है, उसमें समान हो रहा है उसकी चाल, क्लियर है। तो आपको चाल 1 निकालना है। तो चाल 1 बराबर दूरी 1 बटे समय 1, ठीक। तो चलो निकाल देते हैं चाल 1। दूरी क्या है, चाल 1 लिखा हो दैट मीन सेंटेंस 1 का होगा, क्लियर है ना। 12/2/5, इसको 12 5 60 और 2 62/5, तो 62/5 62 डिवाइडेड बाई 5। समय कितने घंटे, 1 घंटे, क्लियर। तो ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर, चाल 1 निकला, क्लियर। अब सेकेंड सेंटेंस का जो होगा वो होगा चाल 2। क्या होगा, चाल 2। ये क्या होगा, दूरी 2 डिवाइडेड बाई समय 2। तो दूरी दिया क्या, देखो तो नहीं दिया, उसी को पूछा है। दूसरी जो 2/3/4 घंटे में चलेगा तब दूरी क्या होगा, तो 2/3/4 दैट मीन्स 4 दूनी 8 और 3 11/4। ये हो जाएगा 4 ऊपर, तो दूरी को मैं डी लिख रहा हूँ ना, डी गुणा 4/11। अब कंडीशन ये है कि पहला जो सेंटेंस था उसमें जो चाल 1 था वो दूसरा सेंटेंस का चाल 2 के क्या है, इक्वल है, क्योंकि वही व्यक्ति है जो पहला सेंटेंस में चल रहा था, वही व्यक्ति जो है वो दूसरा सेंटेंस में भी चल रहा है। तो चाल 1 बराबर चाल 2, ठीक है ना। तो ये 62 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू डी इंटू 4 डिवाइडेड बाई 11। चलो तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ पर हल करूँ, यहीं पर कर देता हूँ। चलो डी इक्वल टू हो जाएगा 11 दूनी 22 की 2, तिरछा गुणा होगा ना ऐसा, 11 दूनी 22 की 2 और 11 छक्के 66 और 2 68, 682/5 चौक 20, ठीक। 2 के पहाड़ा से पढ़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 1 0 है इसलिए 1 दशमलव अंक लगेगा। तो 34.1 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका ऑप्शन बी लिया जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन अभी लेके आने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आपको। पूरा वीडियो देखिए जाइएगा, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में सफलता लेना है तो आपको एनालिसिस बहुत ही जरूरी है। ये अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में आपको कठिनाई हो जाएगी कि आप तैयारी करके कुछ दूसरा है और प्रश्न कुछ दूसरा पूछा है। तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से अगले क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको फटाफट देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा अनुपात समानुपात से लिया गया है, रेशियो एंड प्रपोर्शन से। बहुत आसान है। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5, बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4, तो प्रश्न पूछा ए रेशियो सी, तो सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। क्यों, क्योंकि बी जो है वो मीडिएटर है ए और सी का, इसीलिए ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 5, सी फिर बी का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू 4 है। जो मीडिएटर है उसको पकड़ेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और 5 चौक 20,
ये हो गया आपका A रेशियो B रेशियो C। अब यहाँ से A और C का जो वैल्यू उसको निकाल लीजिए। A रेशियो C इक्वल टू हो जाएगा A का वैल्यू 6 और C का वैल्यू 20। कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। 2 के पहाड़ कट रहा है, 2 दिया अच्छा है, 2 दहम 20। तो आपका आंसर 3:10 आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को, अगले क्वेश्चन की बारी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत आसान है। यदि एक 12 मीटर छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। देखो मेरे प्यारे साथियों, टोटल छड़ की लंबाई जो है वो क्या है, छड़ की लंबाई है 12 मीटर, ठीक है। 12 मीटर दैट मीन्स 1200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसलिए लिखा हूं क्योंकि ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया गया है और mm में दिया गया है, तो पहले सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, फिर बाद में जाके mm में खोज लेंगे। क्लियर है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर छड़ की लंबाई बटे कितने बराबर भागों में काटे हैं वो। क्लियर। चलो भाग दे दो, 25 चौक 100 और 25 अट्ठे 200 जीरो। 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 जीरो नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर सेंटीमीटर में। क्या 48 सेंटीमीटर ऑप्शन दिख रहा है कोई? जी दिख रहा है, ऑप्शन हो जाएगा बी। कितना आसान है देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 5x और 8x का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 360 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 5x दिया है और 8x दिया है, तो दोनों में कॉमन होगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो 5x और 8x का HCF क्या होगा, x। तो इसका HCF होगा x। यहां तक क्लियर। 5x और 8x का। प्रश्न ने HCF दिया है कितना, 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति, आपका ट्रिग्नोमेट्री से है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछा है। ध्यान से देखो, तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस चाहिए, तो आप इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइजेशन परमेयीकरण कर दीजिए। क्लियर। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का आप परमेयीकरण करेंगे तो परमेयीकरण अंश और हर, ठीक, दोनों में होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा से परमेयीकरण होगा 1/3, इसके इक्वल टू में रहेगा, क्योंकि ये कट जाएगा तो वापस यही आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, प्लस, इसलिए हमने क्या किया, परमेयीकरण किया। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको अगर हम देखिए a माइनस बी ए प्लस बी हल करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा स्क्वायर माइनस टेन थीटा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। क्लियर। तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/3। त्रिया गुणा कर दीजिए, मान निकल जाएगा। तो त्रिया गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और बाकी है, जल्दी जल्दी चलिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से है। a प्लस बी इक्वल टू -2 और a माइनस बी इक्वल टू 12 हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो इक्वेशन दिया है, a प्लस बी इक्वल टू -2 और a माइनस बी इक्वल टू 12। तो b का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, a को कटाना पड़ेगा, तभी तो b का वैल्यू आएगा। क्लियर है ना। तो क्या कर लेते हैं, हम a को कटाएंगे तो इसमें प्लस है, तो इसमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। दैट मीन्स इस समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा नीचे, तो माइनस चिन्ह लगेगा तो समीकरण 2 का पूरा समीकरण क्या होगा, चेंज होगा, चाहे माइनस के अकॉर्डिंग। तो a प्लस में है माइनस हो जाएगा, b माइनस में है माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 12 क्या होगा माइनस, प्लस में था। क्लियर। माइनस कर रहे हैं तो घटा दीजिए, a प्लस में a माइनस में कट गया, अब b दोनों क्या है प्लस में, तो 2b हो गया, और दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा, 12 और 2 14 माइनस में, तो b इक्वल टू आएगा -7। देखिए ऑप्शन में -7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम इजी था, इससे आसान तो कोई हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए बहुत ही
चांदी चांदी है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। एक घड़ी की एमआरपी 4750 रुपए है तथा इसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा हो तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ये आपका लाभ हानि वाले प्रश्न से लिया गया है, जिसमें भट्टा का टॉपिक होता है वहां से लिया गया है। ठीक है, तो एमआरपी अर्थात एमपी बोलते हैं। ठीक है, 4750 मार्केटिंग प्राइस है। इसमें डिस्काउंट छूट कितना देता है, 12% का छूट देता है, फिर उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो एसपी बराबर होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई, डिस्काउंट को हमेशा माइनस से ही 100 से ही घटाकर रखा जाता है, इसीलिए माइनस रखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एमपी है आपका 4750 इंटू यहाँ पर आ जाएगा डी का वैल्यू 12, 100 में घटेगा तो 88/100, एसपी आ जाएगा। क्लियर, 0 0 काट देंगे और 5 दूनी 10, 5 निया 45, 5 पंचे 25, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो एसपी बराबर आपका आ जाएगा 95 गुणित 44। क्लियर, तो 95 गुणित 44 कर दीजिए, इसको आंसर ले लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा 4180, एसपी आ गया 4180। ठीक है, 80, और उन्होंने सीपी कितने में किया है, प्रश्न ने कहा है 3850 में। तो आपका जो लाभ होगा वो हो जाएगा लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी है आपका 4180 माइनस 3850। ठीक, ये हो जाएगा आपका 033, 330 रुपये का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला जो क्वेश्चन है आपके औसत से लिया गया है, एवरेज से। 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है को जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा। तो देखिए दोस्तों 4 अगर प्रेक्षण था हमारा, उसका माध्य था 17.5, तो 4 प्रेक्षण का कुल योग बराबर होगा औसत गुणित पदों की संख्या। औसत है 7.5 और पदों की संख्या है 4। ठीक है, तो हल कर दीजिए। आपका कितना हो जाएगा, 17 चौक 68 और 2 70, कितना आ जाएगा 70। प्रश्न ने कहा एक प्रेक्षण जोड़ा गया, मतलब 5 प्रेक्षण का जो योग है वो हो जाएगा 5 प्रेक्षण का कुल योग। योग बराबर यहाँ पे देखिए 4 जन का 70 है और 1 जन का कितना है 20, क्योंकि 5 का एक साथ उन्होंने प्रेक्षण का औसत नहीं दिया है ना, इसीलिए औसत गुणित पदों की संख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर दिया है आपका 4 जन का प्रेक्षण का योग और 1 जन का कितना है 20, तो सबको जोड़ देंगे तो 5 लोगों का प्रेक्षण का योग निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 90। ठीक, अब भाग दे दीजिए तो 5 प्रेक्षणों का क्या निकल जाएगा आपका औसत। यही तो पूछा है प्रश्न ने। 5 प्रेक्षण का औसत हो जाएगा 90/5, 18 पंचे 90। 5 प्रेक्षण का औसत कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आप सभी के लिए बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर करते रहिए। घर में रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।